नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। खबर उज्जैन से है, जहां पर एक और केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के बढ़ते हुए मामले को लेकर के लोगों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में तराना नगर का एक गरीब विकलांग जो कि फल फ्रूट बेच करके अपना जीवन यापन करता है, लेकिन ये गरीब विकलांग अपने ठेले पर माइक से अनाउंस करके मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आम जन को जागरूक कर रहा है, जिसकी नगर में कई जगह प्रशंसा की जा रही है। विदिशा के लटेरी एसडीएम तन्मय वर्मा ने कई दिनों से रुके हुए मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना अंतर्गत रोडों का निरीक्षण किया और रोड में आ रही समस्या को मौके पर ग्रामीणों के समक्ष समझा और निराकरण किया। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत ग्राम धारगा से आमखेड़ा के रोड निर्माण हेतु मौके पर विवाद सुलझाया गया। वहीं शीघ्र निर्माण करने के निर्देश एसडीओ आरईएस विभाग को दिए गए। साथ ही साथ मरवास से आलमपुर रोड निर्माण में पुल बनाने हेतु 3 दिन में कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ एसडीएम द्वारा आरईएस विभाग के अधिकारियों के साथ अन्य रोड सैमरी वसीर का निरीक्षण किया गया। पेमेंट हो गया एक इस तरफ हाँ जब खिलवा चलता है खेत में जाता पानी हाँ जब खेत में भरा जाता है जब ज़्यादा पानी आता है तो कम आता है तब साइड बैठ जाओ आ जाओ। हाँ यादव जी के साथ हम भी आए थे नहीं तो। खबर उज्जैन से, जहां प्रशासन द्वारा दी गई लॉकडाउन में छूट के दौरान आम जन ज्यादा ही लापरवाह हो गए। शारीरिक दूरी तो ठीक है, अब मास्क लगाना या रुमाल बांधना भी जरूरी नहीं समझते। रविवार को सुबह से ही लोग नियमों का उल्लंघन करते सड़क पर नजर आए, तो वहीं पुलिस प्रशासन, नगर परिषद एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा रविवार को दिन भर नगर के बस स्टैंड, महिदपुर नाका, उतारा चौराहा, पेट्रोल पंप सहित कई अन्य जगहों पर चालानी कार्रवाई की गई। तहसीलदार डीके वर्मा ने बताया कि मुंह पर मास्क लगाए बिना घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई आगे भी प्रशासन के आदेश अनुसार जारी रहेगी। कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ पर? कितने घंटे तक इनको रखेंगे? कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ पर? खबर सिंगरौली से, जहां पर पिछले कई दिनों से एनसीएल में ढोली विसंपत्तियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो इनकी प्रमुख मांगे हैं, जो कि त्रिपक्षीय वार्ता से विस्थापितों का मामला आंशिक रूप से सुलझ गया। हालांकि विस्थापित नेता सत्येंद्र कुमार साहू का कहना है कि 1 महीने के लिए धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया है। हम लोगों की अभी कई मांगे हैं, जैसे 2011 में जो मकान सीमांकन किया गया, उनका भी मुआवजा उचित ढंग से नहीं दिया गया। इस त्रिपक्षीय वार्ता से सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना, एसडीएम विकास सिंह, एसडीएम कृषि पवार, सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैस, एनसीएल की तरफ से महाप्रबंधक कार्मिक चार्ल्स जोस्टर जयंत, महाप्रबंधक आरबी प्रसाद सहित विस्थापित नेताओं के बीच सहमति बनी है। ग्यारह में जो मकान नापी हुआ था और नापी करने के बाद इन्होंने वीडियोग्राफी कराया था, आज तक उसका मुआवजा हम लोगों को 2020 तक में नहीं मिल पाया किसी हालत पे। अब मिल भी रहा है, किसी को तो काट पीट के मिल रहा है, बहुत आधा पैसा मिल रहा है। और जो गारंटर रख दिए थे एनसीएल का,
तो एनसीएल के गारंटर हम लोग कहाँ पाएंगे? देखिए हम लोग का गांव में कोई नौकरी उतना कर नहीं रहा है, तो इतना ज़्यादा मतलब कि गारंटर हम लोग कहाँ पाएंगे? ये सब विरोध था जिसको कि लेके हम बैठे हुए थे हड़ताल में। एक ही विरोध नहीं था हमारे पास में, मान लीजिए कि विस्थापन के लिए था। सरकारी जमीन को दस्तावेजों में हेरफेर कर निजी बनाने का एक बड़ा मामला ग्वालियर से सामने आया, जहां पर उच्च न्यायालय ने 30 बीघा शासकीय जमीन को निजी बनाने के मामले में एक जनहित याचिका स्वीकार करते हुए पीएस मध्य प्रदेश शासन, रेवेन्यू कमिश्नर, लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर, ग्वालियर कलेक्टर के साथ वर्तमान भूस्वामी यश गोयल को नोटिस जारी किया गया और जवाब के लिए तलब किया गया। आपको बताते चलें कि मामला ग्वालियर में प्रख्यात नगर सेठ हरिशंकर गोयल परिवार से जुड़ा हुआ है। ये क्या पूरा मामला है जिसमें आपने हरिशंकरपुरम स्थित शासकीय भूमि को कुछ बड़े अधिकारियों द्वारा एवं हरिशंकर गोयल एवं उसके भाई एवं उनके पुत्रों द्वारा शासकीय भूमि को निजी खातों में इंदराज कराया गया है, जिसकी मैंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका प्रस्तुत की थी। जनहित याचिका डिवीजन बेंच में सुनवाई की और माननीय नागू साहब ने ऑर्डर भी किया है, जिसमें कई लोगों को नोटिस हुए हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से प्रिंसिपल सेक्रेटरी भोपाल, रेवेन्यू कमिश्नर और ग्वालियर कलेक्टर और कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड एवं यश गोयल को नोटिस हुए हैं। डिंडौरी जिले के मुड़की गांव में करोड़ों रुपए की लागत से निर्माणाधीन जलाशय से महज 100 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से क्रैशर का संचालन किया जा रहा है। लगभग 3 साल पूर्व जलाशय निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले ही जल संसाधन विभाग ने क्रैशर को बंद करने का पत्र खनिज विभाग को दे दिया। आज जब मुड़की जलाशय का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, उसके बाद भी क्रैशर का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है। जब इस संबंध में खनिज विभाग के अधिकारियों से बात करी जाती है तो पूर्व के संबंध में जानकारी न होने का हवाला देते हुए मुड़की गांव में चल रहा अवैध क्रैशर की जांच करके तत्काल कार्रवाई कर बंद किए जाने की बात कही गई है। यहाँ से शिकायतें प्राप्त हुई थी, क्रशर जो संचालित किया जा रहा था उसके विरुद्ध अवैध भंडारण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और क्रशर मिशन को सील कर दिया गया है। खंडवा जिले के छेगांव माखन पुलिस ने एक नया अभियान चलाया। इस अभियान में वाहनों पर रेडियम टेप लगाने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। इस मौसम में कोहरा एवं धुंध में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाहनों पर रेडियम टेप लगाने का अभियान छेगांव माखन पुलिस द्वारा चलाया गया, जिसमें ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, बैलगाड़ियों सहित अनेक वाहनों पर रेडियम टेप लगाए गए हैं। एमपी में अवैध रेत माफियाओं पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। दरअसल 2019 में एक रिट पिटीशन में हाई कोर्ट ने जिले के सभी सीचीएम से अवैध रेत परिवहन व उत्खनन की जानकारी कर समीक्षा करने को कहा था। माइनिंग ऑफिसर द्वारा पुलिस विभाग को सूचना दी गई कि 2020 के अवैध रेत परिवहन पर उत्खनन के वो केस जो कलेक्टर न्यायालय में चले आ रहे हैं, उनकी जानकारी और उसमें आवेदन करके धारा 379 आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु आवेदन किया गया और उसी के तहत जिले की विभिन्न थाना क्षेत्रों में 18 एफआईआर दर्ज करी गई, जिसमें से लगभग 80 प्रकरण में रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन का खुलासा होता है और जो सूची मिली उसमें 4 डंपर ट्रक को पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ बाकी को जब्त करने का प्रयास जारी है। मामला एमपी के अलीराजपुर जिले का है।
देखिए ये 2019 में एक रिट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्देश दिया गया था सभी CJMs को कि वो जो भी ज़िले में ऐसे प्रकरण हैं जो कि अवैध रेत उत्खनन से संबंधित हैं वो सभी प्रकरणों की समीक्षा करके उसमें FIR धारा 379 के अंतर्गत हुई है कि नहीं ये देखें। उसी तारतम्य में माइनिंग ऑफिसर अलीराजपुर के द्वारा हमको एक सूची दी गई थी जिसमें कि 2020 के ऐसे प्रकरण जिसमें कि अवैध रेत उत्खनन या परिवहन के जो केसेस उनके यहाँ पे थे। दतिया जिले के थाना गोधन क्षेत्र के ग्राम चवरगई में एक दलित परिवार ने राजीनामा न करने के विवाद पर दर्जन भर हथियार बंद करके दबंग उनके घर पर टूट पड़े। दबंगों ने न सिर्फ दलित परिवार के घर पर आग लगा दी बल्कि दलित परिवार के साथ मारपीट की। जब दबंगों द्वारा की गई घटना ग्रामीणों के बीच पहुंची तो ग्रामीणों ने दबंगों को खदेड़ दिया और उनकी 3 बाइक आग के हवाले कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित संदीप दोहरे ने बताया कि उसके छोटे भाई संतराम दोहरे का मजदूरी रुपए को लेकर के पवन यादव से 2018 में विवाद हुआ था। इस मामले में आरोपी पक्ष राजीनामा का दबाव बना रहा था। जब पीड़ित परिवार ने राजीनामा करने से मना किया तो 12 आरोपी आए और उन्होंने मारपीट करके घर को आग के हवाले कर दिया। कल गोदल थाना क्षेत्र के चराई गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने दलित परिवार के 2 युवकों के साथ उनके घर में घुस के मारपीट की और उसके बाद में उनके घर के पास में खपरेल थी कच्ची, उसमें आग लगा दी। इनका पहले भी 1 साल पहले विवाद हुआ था जिसमें FIR की गई थी। उसके बाद में कल का जो विवाद है वो एक ट्रैक्टर पर से खाद आ रही थी, वो खाद उतारने को लेकर के विवाद कल का हो गया था। उसके बाद में पुलिस ने वहाँ जाकर के क्रॉस कायमी की है क्योंकि जो दूसरा पक्ष है यादव पक्ष आरोपी जो बना था उनकी जो बाइक थी उसमें भी आग लगा दी गई है पीड़ित पक्ष के द्वारा। तो अभी क्रॉस कायमी की गई है। हवाई फायर की भी जानकारी मिली थी, उसके भी जो धारा है सुसंगत उनको लगा दिया गया है। हमने 3-4 टीम बना दी है, शीघ्र ही इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। और बैतूल के चोपना थाना क्षेत्र के नीलघाट गांव से मारपीट का मामला सामने आया, जहां बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने बुजुर्ग महिला से मारपीट की। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। जानकारी के अनुसार आरोपी पहले भी छेड़छाड़ कर चुका है। फिलहाल अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। खबर सीहोर से, जहां पर गायत्री फूड कंपनी के पेपलिया मीरा स्थित कारखाने पर फूड विभाग की छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। विदेश निर्यात किए जाने वाले पनीर की हो रही सैंपलिंग की गई। जांच के दौरान पनीर कारखाने में भारी अनियमितताएं पाई गई। दूषित एक्सट्रेट का फिल्टर बंद पाया गया। आपको बताते चले, वहीं इस पनीर फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी से आसपास ग्रामीण भी परेशान है। किसानों ने बताया कि फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी से हमारी फसलें एवं हमें बहुत नुकसान होता है। फैक्ट्री का पानी से दिक्कत है, फैक्ट्री से नहीं पानी से दिक्कत है। कैसी दिक्कत है? हमारी नदी में छोड़ो, और मेरे को तो 3 साल कुएं पे डॉक्टर ने मना कर दिया, 3 साल हो गया जाए कुएं पे, क्योंकि उसमें पैर डुबाना मेरे लिए रिएक्शन करता है। हमें पानी से दिक्कत है, फैक्ट्री से नहीं है। पानी से केमिकल का पानी जाता है, हमारी माल मवेशी नहीं पीती। हम हमारी जमीन में वो पानी फेरते हैं तो फसल नष्ट हो जाती है। ये पानी इतना जहरीला है, ना तो मच्छी मेंढा कुछ नहीं मिलेगी। आप जांच कर ली जाए नदी।
और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या शिकायत की आपने? अरे साहब सीएम तक चली गई, 4 साल हो गई साहब, हमारे कहीं पहुँची नहीं जी। दरी कलेक्टरी की। क्या चाहते हैं वैसे आप सरकार से? हम ये चाहते हैं कि ये इसके कार्रवाई होनी चाहिए। खबर विदिशा से, जहां पर विदिशा के लटेरी एसडीएम तन्मय वर्मा द्वारा कई दिनों से रुके हुए मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना अंतर्गत रोडों का निरीक्षण किया गया और रोडों में आ रही समस्याओं को मौके पर ग्रामीणों के समक्ष समझा गया और निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत ग्राम धारगा से आमखेड़ा के रोड निर्माण हेतु मौके पर विवाद सुलझाया गया और शीघ्र ही निर्माण करने के निर्देश एसडीओ आरईएस विभाग के गुप्ता को दिया गया। आपको बताते चले साथ ही साथ मरवास में आलमपुर रोड निर्माण में पुल बनाने हेतु 3 दिन में कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ एसडीएम द्वारा आरईएस विभाग के अधिकारियों के साथ अन्य रोड सेमरी वसीर का निरीक्षण किया गया है। गोपाष्टमी पर गौ कैबिनेट को लेकर के शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें गौ संरक्षण को लेकर के चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको दिखा देते हैं। हमारी मंत्री परिषद की समिति है वो जो गौ संरक्षण और संवर्धन पर विचार करने के लिए बनी है। केवल एक पशुपालन विभाग गो संरक्षण संवर्धन का काम नहीं कर सकता। संबंधित विभागों के मंत्रियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी के साथ मिलकर एक मंत्री परिषद की समिति बनाई है। आज कई महत्वपूर्ण फैसले उस समिति ने लिए हैं। उन पर और विचार विमर्श के लिए अभी मैं सालरिया जा रहा हूं। वहां गो अभयारण्य में कई विशेषज्ञ पधारे हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके फिर अंतिम रूप देंगे और सालरिया में मैं उनको घोषित करूंगा। जिन जिलों में संक्रमण की दर ज्यादा है वहां ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा, रतलाम, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, धार, यहां ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस महामारी को हमें परास्त करना है। इसलिए जब तक दवाई ना आए, वैक्सीन ना आए, तब तक ढिलाई ना बरतें। मास्क ही वैक्सीन है, इसका उपयोग करें, पूरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर भोपाल से, जहां पर पशुपालन एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल का बयान सामने आया। पटेल ने कहा कि गाय हम सबकी माता हैं और उनकी सेवा करना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए प्रदेश सरकार ने विस्तृत रूप से योजना बनाई है। गौ कर देश की सेवा के लिए इससे किसी पर बोझ नहीं आएगा। आज गौ कैबिनेट में गौ संवर्धन से जुड़ी बड़ी घोषणा हो सकती है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोपाष्टमी के दिन सलारिया में गौ अभयारण्य में गौ पूजन किया। निःशक्त जनों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कलेक्टरों से कैंप लगवाने की बात भी कही। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा 1000 गौशाला बनाने के मामले में प्रेम सिंह पटेल ने पिछली सरकार के अधूरे कामों को पूरा करने की बात कही। कोरोना संक्रमण में इजाफा को लेकर के उन्होंने कहा कि हम सबको सतर्क रहना जरूरी है। गौशालाओं के लिए जो पिछली सरकार को पैसा मिला था वह केंद्र सरकार से मिला था। हम भी 4000 गौशाला बनवा रहे हैं। गौशाला के लिए योजना तैयार की गई है।
बिजली कंपनी के स्थानीय कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के द्वारा कंपनी के तय किए गए नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी बिजली कंपनी के वरिष्ठ अफसरों के द्वारा कार्रवाई न की जा करके संरक्षण दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश मक्षेवीवी कंपनी के स्थानीय कार्यालय में पदस्थ JRP शर्मा के द्वारा ग्रामीण अंचलों से बिगड़ी एवं जली हुई दशा में आने वाले डीपी को स्थानीय स्तर पर ही कार्यालय परिसर में प्राइवेट कर्मचारियों से खुलवाया, औपचारिक रूप से दुरुस्त कराया जा रहा है। सलवानी में ही ट्रांसफार्मर खोल करके बनाए जा रहे हैं, जो कि कुछ दिनों के बाद फिर से खराब हो जाता है, जिससे क्षेत्र के किसानों को समेत ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कृषि उपज बढ़ाने एवं पर्यावरण के अनुकूल वातावरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार पराली प्रबंधन में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भूमि के मित्र बैक्टीरिया और जरूरी पोषक तत्वों को सुरक्षित रख खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। पराली प्रबंधन के लिए कई अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। डीकंपोजर खेतों में डालकर किसानों को लाभ हो रहा है और ऐसे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए वर्ष 2017 के बाद मिशन मोड में चलाए गए पराली प्रबंधन अभियान से बड़ा बदलाव आया है। पराली न जलाने से हमें कई फायदे मिल रहे हैं, तो हम किसानों को सरकार की तरफ से सहायता, कृषि यंत्रों पर अनुदान मिला हुआ है। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुशहाल किसान, उत्तर प्रदेश की पहचान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शाहजहांपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में अपहरण का मामला सामने आया। एक नाबालिग को बहला फुसलाकर एक युवक ने उसका अपहरण कर लिया। नाबालिग के परिजनों ने पुलिस को शिकायत की, जिस पर पुलिस टीम नाबालिग की तलाश में जुटी और आरोपित की बहन के घर से उसे बरामद कर लिया। मामले में पुलिस ने 2 युवक और एक महिला को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि पॉस्को एक्ट के SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। मामले में फिलहाल अपहरण का केस दर्ज है, जिसमें जांच के दौरान धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इक्कीस 11/2020 को सुबह 4 बजे बरट से एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था, जिसकी सूचना थाने पे मिलने पर तत्काल टीम गठित कर लड़की की पताराशी की गई, तो नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया तथा 3 आरोपी इमरान, रुस्तम एवं शबनम को राउंड अप किया गया। सर, ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, लक्ष्मी नगर एवं बरट।
16 साल का किशोर रोज सुबह शाम के आहार में 12 से 14 रोटियां खाता है। कोई बीमारी नहीं, भूख भी समय पर और जमकर लगती है, लेकिन ये किशोर शौच के लिए नहीं जाता। 1-2 दिन या महीने नहीं बल्कि 1.5 साल से ये युवक शौच करने नहीं गया है। मुरैना से लेकर ग्वालियर और दिल्ली तक कई डॉक्टरों को दिखाकर आया, लेकिन इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिली। ये रिपोर्ट देखिए। आश्चर्यचकित कर देने वाला यह मामला मुरैना जिले के सब्जीत का पूरा गांव का है। इस गांव के मनोज चांदिल के 16 वर्षीय बेटे आशीष चांदिल को अजीब बीमारी से जूझना पड़ रहा है। मनोज चांदिल का कहना है कि बीते 18 महीने से उनका बेटा आशीष एक बार भी शौच नहीं गया। वह रोज सुबह शाम खाना खाता है और एक बार में कम से कम 6 रोटियों का आहार भी लेता है। इसके अलावा वह घर के कामकाज भी करता है, लेकिन वह शौचालय नहीं जाता। 18 महीने हो चुके हैं इसको। पहले शुरुआत में 2-4 दिन नहीं गया था तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत परेशानी आ गई होगी पेट के अंदर, लेकिन ये गया ही नहीं। फिर इसने बताया मेरे को 8-10 दिन हो गए। फिर मैंने इनको डॉक्टर पे दिखाया, मुरैना दिखाया तो 10-15 दिन की दवाई दी उनने। दवाइयों से कोई राहत नहीं मिला। फिर मैं ग्वालियर गया, सेंगर साहब को दिखाया मैंने ग्वालियर, और सिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सक्सेना जी हैं, उनको भी दिखाया था मैंने। उनने भी दवाई दी, अल्ट्रासाउंड भी करवाया, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आया तो उनने नॉर्मली इलाज दिया। मनोज चांदल अपने बेटे को मुरैना शहर के डॉक्टर बनवारी लाल से लेकर कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं। मुरैना के डॉक्टरों की समझ में यह बीमारी नहीं आई तो आशीष को वह ग्वालियर लेके गए, जहां कई जांचें हुई। जांच में कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। हर बार डॉक्टर हाजमे से संबंधी दवाएं लिख देते हैं, इससे भूख तो बढ़ती है, फिर भी आशीष की बीमारी नहीं ठीक होती। जी जनरली बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत अधिक होने से बच्चों की समस्या होती है। हो सकता है कि कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी हो, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और लिवर के डिसऑर्डर। इसके लिए अपन को कोई इंटेस्टाइनल बायोप्सी या लिवर मार्कर कराने की जरूरत होती है, जैसा उनको फॉलोअप विजिट में लेना चाहिए था। बट चूंकि अभी तक उनने कोई भी फॉलोअप विजिट नहीं ली है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि वो किसी एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के और जो भी फर्दर जांच की जरूरत होती है उसको वो कराएं, तो उससे उनको लाभ मिलने की संभावना है। फिलहाल दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के पास आशीष की बीमारी की जानकारी भेजी गई है। एम्स के डॉक्टरों से समय मिलने के बाद आशीष को इलाज के लिए दिल्ली एम्स में ले जाया जाएगा। मुरैना से के न्यूज के लिए शुभम कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।